गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आ गए आप लोग? चलिए तो फिर मैं भी आ जाता हूँ। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का फिज़िक्स कैसा रहा क्लास 11 का? कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ। आप लोग को जो भी मैथ्स और फिज़िक्स में जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम होगी आप मुझे कमेंट करना, मैं उसका वीडियो आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके माय स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गॉस लॉ समझने के लिए आपको पहले दो बेसिक चीज़ें जाननी होती है। पहला क्या है वो बेसिक चीज़? इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहला आपको क्या जानना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। तो जैसे कि आप अगर ध्यान से देखो तो मान लो, जो सपोज करो कि आपके पास यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाएगा ना, इलेक्ट्रिक फोर्स, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाए या फिर रिपल्सन लगाए, है ना। तो अब ये क्या लगा पाएगा या नहीं लगा पाएगा, ये चीज़ सोचो। तो ये चार्ज हमारे इस चार्ज पर फोर्स लगा पाएगा कि नहीं, ये डिसीजन लेगा कि इस चार्ज का फील्ड कितना है। मतलब कोई भी चार्ज दूसरे चार्ज पर तभी फोर्स लगा पाता है या तभी दूसरे चार्ज के द्वारा लगाया गया फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाता है जब वो उसके फील्ड में होता है, जब वो उसके चारों तरफ के रीजन में होता है, क्षेत्र में होता है, स्पेस में होता है। अगर ये चार्ज इस चार्ज के फील्ड के बाहर है तो फिर कोई भी इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन नहीं होगा। जैसे देखे होंगे, एक चुंबक दूसरे चुंबक को कब सटाएगा? जब एक दूसरे के फील्ड के अंदर में होगा। यानी आप लोग जानते हो कि ये एक चार्ज दूसरे चार्ज के बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। और इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे लगता है? इट इज़ ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, उसके बिना छुए लगाना है हमें। तो हम कैसे फोर्स लगाते हैं बच्चे? तो पहले एक फील्ड जनरेट करते हैं और इस फील्ड के अंदर में कोई चार्ज अगर आएगा तभी हम उस चार्ज पर अपना फोर्स एक्सर्ट कर पाते हैं, लगा पाते हैं। या फिर उस चार्ज के द्वारा अगर कोई फोर्स लग रहा तो उसको हम लोग एक्सपीरियंस कर पाते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट इज़ ए स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच अदर चार्ज पार्टिकल्स एक्सपीरियंसेस ऑन एन इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब ये चारों तरफ का एक जगह है जिस जगह के अंदर अगर दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा तो वो चार्ज पार्टिकल इसके द्वारा लगाया गया फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ओके, तो अब हम लोग इस फील्ड को विजुअलाइज करना चाहते हैं कि इस फील्ड को भी मैं समझना चाहता हूँ कि अंदर में कहाँ पर ज़्यादा फील्ड है, कहाँ पर कम फील्ड है, उस फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को तीन तरह से समझते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड को सबसे पहला होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी। सबसे पहला मेरे प्यारे बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी, जिसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वीडियो में बताऊंगा। दूसरा तरीका होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे मैं पोटेंशियल के वीडियो में बताऊंगा। और तीसरा तरीका होता है मेरे प्यारे बच्चे डायग्राम बना करके, एक ग्राफ के एक लाइंस बना करके, सेट ऑफ इमेजिनरी लाइंस और कर्व्स बना करके, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। याद रखना, ये तीनों तरीका से हम लोग किस चीज़ को समझते हैं? किस चीज़ को? ये इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं। याद रखना, पहला वाला जो तरीका है ये एक वेक्टर क्वांटिटी का मेथड है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी के तरीके से समझते हैं। दूसरा वाला क्या है? एक स्केलर है। और तीसरा क्या है? ये एक डायग्राम है। तो मेरे प्यारे बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? वेरी सिंपल, आप समझ लो। यहाँ MS धोनी बैटिंग कर रहे हैं तो ये उनका क्या हो गया? फील्ड हो गया। तो आप देखते हो बीच बीच में क्या करता होगा, बहुत सारे लाइंस बना के दिखाता होगा कि हमारे कप्तान साहब किधर 4 रन मारे, किधर 6 रन मारे, कहाँ सिंगल लिए, कहाँ 2 रन। तो उसको देख के आपको क्लियर हो जाता है पूरा पिच का हाल कि हमारे कप्तान साहब ने कैसे मैच को खेला। उसी टाइप से ये कंप्लीट एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इसमें जब लाइंस ड्रॉ कर देंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ किस डायरेक्शन में है, कहाँ अंदर आ रहा, कहाँ बाहर आ रहा। तो चलिए बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन और कर्व
drawn through a region of space so that its tangent at any point is in the direction of electric field vector at that point। मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक इमेजनरी सेट ऑफ लाइंस है या इमेजनरी सेट ऑफ कर्व्स है। ये लाइन के फॉर्म में भी हो सकता है और ये कर्व के भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, दोनों फॉर्म में होता है। और साथ ही साथ ये क्या देता है, तो अगर हम इस लाइन पर या कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी का डायरेक्शन देता है। तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख लो कैसे बनता है, ये हमेशा बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है। आप इसी टाइप से अगर आप देखोगे एक निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होता है, तो निगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो हमेशा अंदर की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो डायरेक्शन है वो हमेशा किधर होता है? अंदर की तरफ। ये सब आप क्यों होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कैसा होता है? अंदर के तरफ होता है। अब मान लो, जस्ट सपोज करो कि आपको एक प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, ये दोनों चार्ज आपको दिया हुआ है। या देखो यहाँ पे, ये आपका प्लस चार्ज हो गया सपोज और ये माइनस चार्ज हो गया, तो इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा? तो अभी बता चुके हैं, प्लस से निकलता है और माइनस में चला जाता है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस और माइनस के बीच में बनता है। ओके, प्लस से निकलता है और माइनस में चला जाता है। हमेशा याद रखना बच्चे, प्लस से निकलता है और माइनस में चला जाता है, प्लस से निकलता है और माइनस में चला जाता है कि नहीं। तो अब आप नोटिस करो इसमें एक चीज़, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या था? ये सेट ऑफ इमेजिनरी लाइंस भी है और कर्व भी है। और ये ऐसा कर्व है जिस पर अगर किसी भी पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट बनाऊंगा तो ये टेंजेंट मुझे क्या देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे देता है। ये टेंजेंट हमें क्या देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है उस पॉइंट पर। तो कंप्लीट हम लोगों ने दो बेसिक का ज्ञान लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। आप लोग कहोगे ये चीज तो मुझे मालूम ही था। बहुत तेज हो रहा है, बहुत चलिए, तो अब हम लोग गॉस लॉ पढ़ने के लिए तीसरा एक न्यू चीज़ जानेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ से आप नहीं जानते होंगे, यहाँ से कॉन्सेप्ट लेने हैं। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। देखो आप अच्छे से देखना। जस्ट सपोज करो यहाँ पर एक चार्ज है, ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव चार्ज मैं मान के चल रहा हूँ। तो अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो मुझे बताओ इसके हर तरफ क्या होंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट? हर तरफ इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे। बट हमारा मेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में लाइंस को मैं थोड़ा ज़्यादा जूम करके बनाऊँगा, आप देखते रहना। इससे पहले मैंने एक इमेजनरी सरफेस डाल दिया बीच में। ये एक इमेजनरी सरफेस है जिस पर मैं अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखूँगा। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल इस प्रकार से ऐसे करके पार होता चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये ऐसे करके इस इमेजनरी प्लेट से, इमेजनरी सरफेस से ऐसे करके पार होगा। ओके मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ओके। तो आप ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। आप बोलोगे कि इधर क्यों नहीं ग्रेटर किए? मैंने तो बोला इधर मैं जूम कर रहा हूँ, इधर मेरा मेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, इस वजह से मैंने जूम करके दिखाया। अब बच्चे मुझसे अगर आप पूछोगे कि थोड़ा इसे विजुअलाइज करवा दीजिए, आप थोड़ा सा और थोड़ा अच्छा से अगर विजुअलाइज कर सके, तो जस्ट सपोज करके देखो, तुम बस ठंडे दिमाग से सपोज करो कि आप क्या करो, यहाँ पर सपोज करो ये कोई हीटिंग एलिमेंट है, हीटिंग सोर्स है, मान लो हीटर वगैरह है। तो आप देखियो, आप यहाँ पे कभी खड़ा रहो तो आपको खुद ब खुद क्या गर्मी के एहसास होती है कि नहीं? हाई गर्मी के एहसास होती है कि नहीं आपको? तो सोचो क्यों होती है वो गर्मी के एहसास? क्योंकि ये जो हीटिंग एलिमेंट है उससे क्या निकल रहा है? रेडिएशंस। लेकिन ये रेडिएशन सिर्फ इधर नहीं आया, ये हर तरफ आया। बट हमारा मेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या कौन सा है? ये वाला पार्ट है। मतलब इससे जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, हमारा जो इमेजिनरी सरफेस है वो इधर है, तो हमारा लाइंस क्या होगा? सिर्फ इसे इस डायरेक्शन में पास करेगा। बाकी इधर जितने भी लाइंस निकलेंगे क्या उसको पास करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो आइए हम लोग समझें इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको कहते हैं। आप अच्छे से देखिए, बहुत प्यार से देखिए।
एक्चुअली क्या होता है ना, फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो करना। फ्लक्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू फ्लो, बहना, कहीं से बह जाना। ठीक है, तो हमें क्या बहाना है, किस चीज़ को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बहाना है। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है ये हमें क्या देता है मेरे प्यारे बच्चे, तो ये हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताता है, क्रॉसिंग और पासिंग थ्रू अ गिवन इमेजिनरी सरफेस। मतलब ये जो इमेजिनरी सरफेस हम लोगों ने अश्यूम किया है, इससे कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, उसके बारे में बताता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस गिवन इमेजिनरी एलिमेंट को क्रॉस कर रहा, पास कर रहा है, उस चीज़ के को मेज़र करके हमें बताता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिमिलरली नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, तो वहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट होंगे कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक गिवन एलिमेंट को, एक गिवन एलिमेंटल सरफेस को, इमेजिनरी सरफेस को कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। सिमिलरली हीट फ्लक्स होता है। हीट फ्लक्स क्या है कि हमारा ये जो सरफेस है इसमें कितना रेडिएशंस के लाइन इसे क्रॉस कर रहे हैं, दैट इज हीट फ्लक्स। तो इन फिजिक्स कॉन्सेप्ट एक बार लोगे ना तो ढेर सारे टर्म्स उस पर आ जाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, सिंबल, ये सब देने को राजी होते हैं। चलिए एक चीज़ और आप बताओ, अगर मैं इस इमेजिनरी सरफेस का ओरिएंटेशन चेंज कर दूं, ओरिएंटेशन मतलब अभी ये ऐसे है, इसे मैं ऐसे कर दूं, तो आप लोग खुद सोचो, क्या मैं अगर इसका ओरिएंटेशन चेंज करूंगा तो क्या कोई फ़र्क आएगा? क्या नंबर ऑफ मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेंज होंगे या नहीं चेंज होंगे? तो आप देख रहे हो बिल्कुल चेंज होंगे। पहले 1 2 3 4 5 लाइंस पास हो रहे थे, अभी 3 लाइंस पास हो रहे हैं। अगर मान लो कि मैंने ओरिएंटेशन को और चेंज कर दिया तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास हो रहे हैं चेंज होंगे? बिल्कुल चेंज होंगे। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेंज हो रहे हैं, दैट मीन्स यू कैन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा चेंज हो रहा है। तो आइए हम लोग इसका फॉर्मूला देखें। देखो सबसे पहले क्या है, हम लोग एक जनरल केस को अश्यूम करेंगे कि हमारा जो इमेजिनरी सरफेस है वो हमारा इमेजिनरी सरफेस टिल्ट है, मीन्स टेढ़ा टाइप में, क्योंकि ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों एक स्टैंडर्ड केस होता है। तो सबसे पहले हमने इसे टिल्ट केस में लिया। आप आराम से विजुअलाइज करो चीज़ों को। ये हमारा एक इमेजिनरी सरफेस हो गया, ओके। तो इससे कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पार होंगे, उसका क्या फार्मूला होगा, हम उसे बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या किया, इस कंप्लीट सरफेस पे हमने एक डिफरेंशियल और इन्फिनिटेसिमल और एलिमेंटल बहुत छोटा सा एक सरफेस को अश्यूम किया। अब बताओ एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर? तो जनरली आप आज तक देखते आए होंगे एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, बट एरिया फिजिक्स में दोनों के तरह बिहेव करता है। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी भी होता है, जिस एरिया का डायरेक्शन हम लोग क्या लेते हैं, सरफेस पर परपेंडिकुलर और आउटवर्ड के तरफ। ये अगर एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगा तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, सरफेस पर परपेंडिकुलर और इन द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। हमेशा याद रखिएगा एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी, ओके। और अगर एरिया वेक्टर क्वांटिटी बनेगा तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, सरफेस पर परपेंडिकुलर इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। और अब मान लो इस एलिमेंटल एरिया पे, डिफरेंशियल एरिया पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ई एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। इन दोनों के बीच का एंगल कितना, थीटा। तो इस छोटे से एरिया से जो फ्लक्स पार होगा, फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू द इमेजिनरी सरफेस और मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द इमेजिनरी सरफेस। तो बच्चे ये जो फ्लक्स पार होगा उस छोटे से एलिमेंटल एरिया से, वो फ्लक्स भी डिफरेंशियल होगा, मतलब बहुत छोटा होगा। तो उसका क्या फॉर्मूला हो सकता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, फ्लक्स इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर।
ये हो गया हमारा डिफरेंशियल फ्लक्स का फॉर्मूला, मतलब जब हम छोटा सा एरिया एज्यूम करेंगे उस वक्त जो उससे फ्लक्स पार होगा, ये मेरे प्यारे स्टूडेंट उसकी एरिया हो गई, उसकी वैल्यू हो गई। बट अगर हमको पूरे सरफेस पे चाहिए तो हम लोगों को क्या करना होगा, ऐसे ऐसे छोटे छोटे एलिमेंटल एरिया को, छोटे छोटे एलिमेंटल एरिया को सम अप करना होगा, ऐड करना होगा। और ये सम अप और ये ऐड कैसे होगा, तो वी विल यूज़, आई थिंक यू नो दैट, वी विल यूज़ इंटीग्रेशन। तो हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट करने वाले हैं। आप लोग आराम से देखो, इंटीग्रेट डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी एस वेक्टर। चूँकि ये ओवर द होल सरफेस करना है तो या तो हम नीचे एस लिख करके बताएंगे या फिर हम ऐसे सर्कल दे करके बताएंगे, ठीक है। इसका मतलब है कंप्लीट पर हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बट एस लिखना ज़्यादा सही होता, नीचे एस लिख देंगे मतलब होल सरफेस का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। ओके, अब क्या है आगे देखो, आगे क्या है, तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा डी फाई का इंटीग्रेशन। बट यहाँ पर देखिए डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आप जानते हैं, ई डॉट डी एस कॉस थीटा, आई थिंक यू नो दैट। नाउ ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये जो चैप्टर को, गॉस लॉ को, इस कंप्लीट चैप्टर में हमारा जो सरफेस होगा, इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, कांस्टेंट वेरिएबल जानते हैं कि नहीं, यही तो है आप लोगों का इंजीनियरिंग अप्रोच कितना लगाओगे। देखो पहले हम लोग फिजिक्स में हमेशा सिंपल केस को अश्यूम करते हैं, मतलब हम यही मान के चलेंगे कि जितने भी डिफरेंशियल एरिया आपको दिख रहे हैं उन सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू समान है। बट इन हायर क्लासेस या फिर और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में जाओगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी हर जगह पे चेंज होगी, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करना हो जाएगा ई का, और वो लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। बट हम लोगों का जो कोर्स है इसमें कंप्लीट होल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। एंड अगेन थीटा हमारा ऑलवेज क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, कांस्टेंट होगा। तो कुल मिलाकर के कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ई बाहर आ गया, कॉस थीटा बाहर आ गया। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ होल सरफेस ds, तो इस तरह से छोटा छोटा एलिमेंटल एरिया मिलके होल सरफेस एरिया बना देगा कि नहीं, तो कुल मिला के फॉर्मूला हो जाएगा E, इसका होल सरफेस बन जाएगा S cos थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ flux over the whole surface, over the whole imaginary surface, and this is the formula of flux over the differential imaginary surface। ओके मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नाउ अब क्या है, अब यहाँ से दो केसेस अराइज होगा, दोनों स्टैंडर्ड केस होगा। केस वन क्या होगा कि जब आपका प्लेट बिल्कुल स्ट्रेट है, वर्टिकल है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो जब आपका प्लेट वर्टिकल होगा, आप लोग आराम से देखो, यहाँ कंफ्यूज मत होना, जब आपका प्लेट वर्टिकल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप बताओ प्लेट पर कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे सरफेस पर कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का, है कि नहीं। याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, याद रखिएगा। लेकिन अगर हम इसको एरिया वेक्टर से देखेंगे, एरिया वेक्टर किधर होगा, याद है ना, हमेशा परपेंडिकुलर और आउटवर्ड, यानी कि अगर हम एरिया वेक्टर से देखेंगे तो अब बताओ ई और एस के बीच का एंगल कितना, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ये सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ है। एक्चुअली आपको हमेशा क्या दिखेगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है सरफेस का, लेकिन जब आप वैल्यू पुट करोगे, कॉस थीटा पुट करोगे, यहाँ पर जब कॉस थीटा पुट करोगे तो आपको वहाँ पे थीटा चाहिए, एंड थीटा इज़ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया, तो आपको यहाँ पे सरफेस एरिया वेक्टर से चेक करना होगा। चलो चेक करते हैं। फ्लक्स इज इक्वल टू ई एस कॉस 0 डिग्री, एंड आई थिंक यू नो डैट कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और वो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है। मतलब यहाँ से एक डाटा डायरेक्ट याद रखना कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा तो फ्लक्स ES होता है, एंड डैट इज़ मैक्सिमम। आप यहाँ भी देख सकते हो, ये 3 ओरिएंटेशन में जब ओरिएंटेशन वर्टिकल है उस वक्त नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा पास हुआ, मतलब फ्लक्स ज़्यादा है। लेकिन केस 2 एंड लास्ट केस माय स्टूडेंट, केस 2 में अगर आप देखोगे तो केस 2 में हमारा क्या है, ये
सॉरी, केस 2 में हमारा क्या है, ये हमारा सरफेस हो गया इस प्रकार से, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है, मतलब आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, टेंजेंशियल है हमारा सरफेस पर। हमारा सरफेस पर क्या है, टेंजेंशियल है। बट अगर एरिया वेक्टर से देखोगे तो एरिया वेक्टर से मेरे प्यारे स्टूडेंट कितना डिग्री का एंगल बनाते हुए दिख रहा है, 90 डिग्री का। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ फ्लक्स इज इक्वल टू ई एस कॉस 90 डिग्री एंड कॉस 90 इज 0, मतलब फ्लक्स कितना हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 0, एंड दिस इज मिनिमम फ्लक्स। तो कहने का ये अर्थ हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट कि अगर आप देखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है सरफेस पर, तो हमेशा याद रखना फ्लक्स मैक्सिमम है, और अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेंजेंशियल है सरफेस पर तो हमारा फ्लक्स 0 होगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा और अच्छे लग रहा, मज़ा आ रहा है? नहीं। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाए। नाउ चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ क्या कहता है, ठीक है, जिसके लिए टॉपिक है। तो गॉस लॉ देखो स्टूडेंट्स क्या कहते हैं। सबसे पहले गॉस लॉ हमें एक रिलेशनशिप देते हैं। किसके किसके बीच का रिलेशनशिप देते हैं हमारे गॉस लॉ? तो ये रिलेशनशिप होता है कि जस्ट सपोज करो कि ये कोई चार्ज है, ठीक है, और इसके चारों तरफ से एक इमेजनरी क्लोज्ड सरफेस है। ये इमेजनरी क्लोज्ड सरफेस है, ये आप बनाओगे, ये आपको बना हुआ नहीं मिलेगा, ये एक इमेजनरी क्लोज्ड सरफेस आपको बनाना होगा। तो अब बताओ अगर ये अंदर में पॉजिटिव चार्ज है तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, हाँ या ना? और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा आप देख सकते हो उसका डायरेक्शन इस तरह से होगा। ओके मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो गॉस लॉ एक रिलेशनशिप देते हैं किसके किसके बीच का, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, कोई भी हमारे पास क्लोज्ड सरफेस है, एनी क्लोज्ड सरफेस, कोई भी हमारे पास क्लोज सरफेस है उनके बीच का रिलेशनशिप, और किन के बीच का रिलेशनशिप, इंटरनल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट, उसके अंदर जो भी चार्ज इनक्लोज्ड होगा उसके बीच में। मतलब गॉस लॉ हमें इस क्लोज्ड सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा उसका, और इस क्लोज सरफेस के अंदर में जो भी इंटरनल चार्ज होगा उसका, इन दोनों के बीच का एक रिलेशनशिप देता है। ओके, तो अब हम लोग गॉस के पास गए क्यों, क्या ज़रूरत था हमको गॉस के पास जाने का, क्या ज़रूरत था गॉस से इस लॉ को लेने का? तो एक्चुअली होता क्या है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जब डेरिवेशन करोगे ना, पॉइंट चार्ज के लिए, लाइन ऑफ चार्ज के लिए, शीट ऑफ चार्ज के लिए, अलग अलग केसेस हैं, अलग अलग तरह के चार्जेस के मिलते हैं डेरिवेशन, और आप इंटीग्रेशन यूज करोगे वो काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग गॉस के पास गए हैं कि गॉस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक बहुत ही सिंपल सा फार्मूला दे देंगे। तो गॉस से जब हम लोगों ने कहा, गॉस ने पूछा क्या काम है, तो हम लोगों ने बताया सर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक इजी फार्मूला चाहिए। तो देखिए गॉस क्या कहते हैं कि तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए। तो चलिए फिर गॉस का फार्मूला जान ले, बहुत इजी सा फार्मूला है। तो गॉस कहते हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो भी फ्लक्स पार होगा, ध्यान देते रहना, बहुत इजी सा लॉ दिए हैं, जो भी फ्लक्स पार होगा वो किसके इक्वल होता है, टोटल इंटरनल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि गॉस क्या देते हैं, क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पार होगा और क्या इंटरनल चार्ज है उनके बीच का रिलेशनशिप देते हैं। ओके, अब आप यहाँ पे फ्लक्स का फॉर्मूला जानते हैं, तो फ्लक्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ई डॉट डी एस वेक्टर। और जब हम लोग ये कंप्लीट यूज़ करेंगे गॉस लॉ के रूप में, तो यहाँ से हम लोगों को फ्लक्स तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में हम लोग डेरिवेशन करेंगे किस चीज़ का, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करेंगे कि पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, लाइन चार्ज के लिए कितना, प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए कितना, और थिक कंडक्टिंग शीट के लिए कितना होता है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो वो बाद में वो
नेक्स्ट वीडियो में डेराइव करेंगे। अभी हम लोग फ्लक्स से, गॉस लॉ से रिलेटेड, फ्लक्स से रिलेटेड ढेर सारा न्यूमेरिकल करेंगे। तो गॉस लॉ क्या कहते हैं? द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस से जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, दैट इज इक्वल टू द नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एंड एप्सिलॉन नॉट क्या होती है? इट इज़ ए कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो चलिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करें गॉस लॉ से रिलेटेड। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब गॉस लॉ से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंटरेस्टिंग है, आप अच्छे से देखते रहना, मुझे ज्वाइन करके रखो, अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा। तो देखिए, तो सपोज करो ये हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, ये एक क्यूब है और इस क्यूब के अंदर में, इस क्यूब के सेंटर पर, बीचों बीच बिल्कुल सेंटर पर एक चार्ज है जिसकी वैल्यू Q है, ठीक है, जिसकी वैल्यू Q है। तो आप लोगों को बताना है कि इस चार्ज के वजह से, इस क्लोज्ड सरफेस से जो भी, इस चार्ज के वजह से इस क्लोज्ड सरफेस से जो भी फ्लक्स निकलेगा, फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस, तो वो टोटल कितना फ्लक्स निकलेगा। तो देखिए टोटल कितना फ्लक्स निकलेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, उसके लिए आइए हम लोग गॉस लॉ को यूज़ करेंगे। तो गॉस लॉ क्या कहते थे मेरे प्यारे बच्चे, कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो भी फ्लक्स निकलेगा वो किसके इक्वल होता है? टोटल इंटरनल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसी में मैं आगे और बताता हूँ। मान लो अगर मुझे फ्लक्स निकालना होगा ईच फेस, हर एक फेस से निकालना है, ये तो अभी हम लोगों ने टोटल से फ्लक्स निकाला। अब किसी एक फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, किसी भी एक फेस से, तो बताओ, पहले एक चीज़ बताओ कि टोटल कितना था? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये ड्यू टू सिमिट्री, चूँकि ये सिमिट्रिकल फिगर होता है तो हर फेस से इक्वल फ्लक्स निकलेगा, यानी एक फेस से कितना निकलेगा? तो टोटल फेस से डिवाइड दे दो। हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन ए क्यूब? 6 फेसेस, तो 6 से डिवाइड। इसी तरह से अगर मैं पूछूंगा कि हर एक कॉर्नर पॉइंट से कितना निकलेगा, मतलब वर्टेक्स से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो बताइए मेरे प्यारे बच्चे, टोटल एक क्यूब में कितना वर्टेक्स होता है? तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज टोटल फ्लक्स। और एक क्यूब में टोटल कितने 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 वर्टेक्स होते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? 8, तो आप 8 से डिवाइड कर दो। उसी टाइप से मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछेगा कि एज से, किसी भी एक एज से, एज मतलब आपको पता होगा ये वाली साइड, कितना फ्लक्स निकल रहा है? तो टोटल फ्लक्स है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये एज कितने कितने हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? 12, तो ये आपने 12 निकाला। तो इस तरह से आपने देखा टोटल फ्लक्स, ईच फेस से कितना फ्लक्स, वर्टेक्स से कितना फ्लक्स और एज से कितना फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। अब मान लो कि आपको क्या करूँगा मैं क्या करूँगा अब कि मैं इस चार्ज को हल्का सा शिफ्ट कर दिया किनारे के तरफ। पहले सेंटर पे था, अब मैं शिफ्ट कर दिया किनारे। तो सबसे पहले बताओ टोटल फ्लक्स कितना होगा? तो याद रखना टोटल फ्लक्स किनारे कर दो, हल्का सा साइड कर दो, हल्का ऊपर हल्का राइट कर दो। टोटल फ्लक्स एक ही फॉर्मूला है, इंटरनल चार्ज। तो इंटरनल कितना है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट, बस यही फॉर्मूला है टोटल इंटरनल फ्लक्स का। बट मैं क्यों बताया, अब ये तो ठीक है ऊपर से मैच किया, क्या यहाँ पर ईच फेस के लिए, ईच वर्टेक्स के लिए, ईच एज के लिए क्या सेम यूज होगा? बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट। ड्यू टू, आप यहाँ नोटिस करो, ये हल्का सा उधर शिफ्ट होगा तो इधर वाले फेस से ज़्यादा फ्लक्स, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे होंगे कंपेयर टू ये वाला फेस। तो कहने का क्या मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर तुम ये वाले कॉन्सेप्ट्स मत लगा देना कि फेस के लिए 6 से डिवाइड, वर्टेक्स के लिए 8 से और एज के लिए 12 से, तो गलत हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक बनाते हैं। जस्ट सपोज करो कि यहाँ पर एक चार्ज है, बहुत इंटरेस्टिंग, चार्ज की वैल्यू कितनी है? Q।
और मेरे प्यारे स्टूडेंट ये एक डिस्टेंस दिया हुआ है, इस डिस्टेंस का वैल्यू कितना a/2, ठीक है। और यहाँ पर नीचे में आपके पास एक प्लेट है इस प्रकार से, देखिएगा एक प्लेट है इस प्रकार से, नीचे में एक प्लेट है इस प्रकार से। तो आपको यही बताना है कि इस चार्ज की वजह से इस प्लेट से कितना फ्लक्स पार होगा, तो ये बताइए। तो आप लोग गॉस लॉ लगाने से पहले हमेशा याद रखना, बॉडी को पहले क्लोज्ड कर देना। तो चलो हम लोग उसको क्लोज्ड कर देते हैं। ध्यान से देखना आप लोग कैसे मैं इसे क्लोज करूँगा, ध्यान से देखते रहना। सबसे पहले चलो अब इसे क्या कर लो, क्लोज कर लो। सबसे पहले इसे क्या करो मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्लोज करो, क्योंकि जब तक क्लोज नहीं करोगे तब तक आप गॉस लॉ लगाने के लायक भी नहीं होगे, ठीक है। चलिए तो क्लोज हो गया। अब बताओ जब ये क्लोज हो गया तो कंप्लीट एक क्यूब का फॉर्म हो गया, और इस क्यूब का साइड कितना हो गया, a। तो कहने का क्या मतलब है, आप उतना अच्छा से इसका विजुलाइज नहीं हो पाया, बट आप खुद सोचो, अगर ये वाला साइड a है और मेरा चार्ज कितना पे रखा हुआ, a/2, यानी ये कुल मिलाकर के ऐसा केस नहीं बन गया कि हमारा चार्ज कहाँ है मेरे प्यारे बच्चे, सेंटर पर, और चारों तरफ से कौन घेर लिया उसको, क्यूब। तो बताओ पहले टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू इंटरनल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मुझे तो सिर्फ इससे निकालना है, ये क्या था, ये एक तरह से देखो तो क्यूब का वो एक फेस है, और हर फेस से कितना होता है बच्चे लोग, तो हर फेस से होता है क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। और टोटल कितने फेसेस हैं क्यूब में, 6, तो 6 से डिवाइड। तो आपने देखा इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे बना लेंगे हम लोग। चलिए और देखते हैं और सीखते हैं, चलिए देखते जाइए। अब जस्ट सपोज करो कि तुम्हारे पास एक क्यूब है, ठीक है, और हमारा जो चार्ज है इस बार वो चार्ज अब अंदर में नहीं रहा। जब तक अंदर में है गॉस लॉ लगा दिए, लेकिन अब ये अंदर में नहीं रहा। तो कहाँ है ये चार्ज, ये चार्ज मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर है, यानी किसी एक फेस पर चिपका हुआ ये चार्ज। तो आप लोग बोलोगे कि गॉस लॉ लगाएंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि गॉस लॉ लगाने से पहले इस चार्ज को इनक्लोज करो, सब तरफ से घेर लो। अगर जस्ट सपोज करो ये चार्ज यहाँ पर है, तो मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ तुम लोगों को, थोड़ा फील करवाना चाहता हूँ। जस्ट सपोज करो चार्ज वहाँ पर, मतलब क्या है, ये चार्ज ऐसे निकला हुआ है। डैट मीन्स अगर उसको गोल जैसा चार्ज समझोगे तो आधा चार्ज वो अंदर में है क्यूब के अंदर, और आधा चार्ज लेकिन अभी भी वो कहाँ है, क्यूब के बाहर निकला हुआ। आप ऐसा समझो कि चार्ज को एक स्फीयर मान के, छोटा सा गोली मान के समझो। तो यहाँ रखोगे अगर फेस पे, आधा अंदर आधा बाहर, तो आप नहीं लगा सकते हो गॉस लॉ। तो सबसे पहले क्या करो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये जो दिख रहा है ये बिल्कुल ऐसा ही एक और आप लोगों को क्यूब बनाना होगा। बिल्कुल सेम आइडेंटिकल क्यूब आपको तैयार करने होंगे। जैसे ये तैयार किए, अब बताओ ये चार्ज मेरा बिल्कुल इनक्लोज्ड हो गया, तो लगा लो गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता था, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू इंटरनल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे मुझे टोटल का नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आधा का चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमें रिक्वायर्ड है उसके लिए आधा करना है, डैट मीन्स 2 से डिवाइड कर देना है। सिमिलरली आप नेक्स्ट देखो। जस्ट सपोज करो कि हमारे पास यहाँ एक सिलेंडर है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब चीज़, इंटरेस्ट काफ़ी लग रहा होगा आपको। ये आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है। जब तक सिलेंडर के अंदर में कोई चार्ज है, कितना फ्लक्स होगा, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आपका चार्ज अंदर में नहीं है, आपका चार्ज सपोज करो सिलेंडर के ऊपर वाले सर्कुलर डिस्क में, मतलब वो कंप्लीट अंदर नहीं है। तो क्या करना होगा आपको, सबसे पहले यहाँ पर इमेजनरी सिमिलर वैसा ही एक और हाफ सिलेंडर बना हुआ नीचे, एक हाफ सिलेंडर ऊपर बना दो। अब ये क्लोज्ड हो गया, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये टोटल से आया, मुझे जो चाहिए उसके लिए कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बाय 2। सिमिलरली अगर मान लो एक हेमिस्फीयर है, आपके पास एक हेमिस्फीयर है ऐसा करके,
तो अब एक बात बताओ पहले सोच समझ के, अगर ये हेमिस्फीयर है, जब तक इसके अंदर में रहेगा कोई चार्ज, कितना फ्लक्स होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मैंने चार्ज वहाँ ना दे के मैंने चार्ज तुम्हें यहाँ दे दिया। अब बताओ कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले कुछ दिमाग लगाओ और इसे क्लोज करो। तो क्या कह रहा हूँ, क्या कहते हो दोस्तों, तो एक हाफ ढक्कन यानी हाफ हेमिस्फीयर तुम ऐसे बना दो। अब ये क्लोज्ड हो गया, और जब क्लोज्ड हो गया तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। मुझे तो आधा से चाहिए था, तो कितना हो जाएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट का हाफ हो जाएगा। तो समझ में आ रहा आप लोगों को। नेक्स्ट देखो, आगे देखते रहो, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब जस्ट सपोज करो कि तुम्हारे पास क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, लेकिन इस क्यूब का अब मैं कहाँ पे रख दे रहा हूँ चार्ज, उसको तुम लोग देखो। तो मैं इस क्यूब का एज पर चार्ज रख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो अब बताओ इसके लिए क्या करोगे। तो इसके लिए पहले कुछ ऐसा करो जिससे कंप्लीट वो चार्ज मेरा इनक्लोज्ड हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आइडेंटिकल वैसा ही आपको क्यूब तैयार करना होगा। तो देखिए मैं क्यूब आपको तैयार करके दे रहा हूँ। क्या ये इनक्लोज्ड हुआ, नहीं। अगर एक गोली समझो ना, तो अभी इधर बना इधर, अब ऊपर भी जब दो बनेगा तब ये कंप्लीट इनक्लोज होगा। हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चे, तुम खुद सोचो। जब ये ऊपर में भी इसी टाइप से दो दो क्यूब बन के तैयार हो जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे कि हाँ अब ये पूरी तरह से इनक्लोज हो गया है ना। तो अब पहले इनक्लोज कर लो पूरी तरह से, फील करो इस चीज़ को। हो गया ना जी। तो अब बताओ टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो टोटल फ्लक्स हो गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और हमें सिर्फ इतना का चाहिए। तो टोटल 4 पार्ट से क्लोज हुआ है ना, तो हमें 4 से डिवाइड देना होगा। डैट मीन्स Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। एनी प्रॉब्लम, नो। अब क्या है, एक और दिखाता हूँ मैं। नेक्स्ट जो मैं क्यूब बनाने वाला हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा क्यूब बनाना होगा, तो मैं उतना नहीं बनाऊँगा, है ना। आप लोग खुद इसको एनालाइज करना। अब आपके पास जो मैंने क्यूब दिया है, इस बार मैंने चार्ज को इसके कॉर्नर में दे दिया। तो तुम लोग खुद सोचो कि इसमें टोटल कितने हमको ऐसे ऐसे आइडेंटिकल क्यूब बनाने होंगे ताकि ये कंप्लीट बंद हो जाए। तो मैं नहीं बनाऊँगा, ज़्यादा बनाना पड़ेगा। टोटल 8 बनाने होंगे। कैसे, पहले समझो। सबसे पहले मैं इधर बनाऊंगा 1, ध्यान से देखते रहना। फिर ऊपर बनाऊंगा 1 हो गया है, एक और बनाऊंगा 2, ऊपर इसका बनाऊंगा दोनों का, यानी 4 तो पहले एकदम ऐसा बनेगा। लेकिन मैं इसी में समझाना चाहता हूँ, क्या ये वाला कॉर्नर मान लो यहाँ पर है, जस्ट सपोज कॉर्नर में है ना यार, तो क्या मैं 4 बनाया तो क्या ये क्लोज हो पाया, नहीं हो पाया। जैसा ये 4 दिख रहा ना इमारत, वैसा 4 इमारत इसको आगे से और हमको लगाना होगा। सोच के देखो, एक यहाँ, फिर इसके एक ऊपर, फिर इसके ऊपर, यानी 4 ऐसे बना, और 4 जब ऐसा इधर से भी आएगा ना, तब जाके कंप्लीट ये वाला जो है मेरा, ये वाला 4 और 4 आगे से और 4 पीछे से जब सटेगा, तब जाके वो कंप्लीट इनक्लोज होगा। यानी कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चे टोटल फ्लक्स तो हो जाएगा कितना, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जो हमें चाहिए उसके लिए क्या करना होगा, Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। एनी प्रॉब्लम, समझ में सब कुछ आ रहा है, बहुत सुंदर। आगे बढ़िए। अब आपको एक और केस बताते हैं। जस्ट सपोज करो कि हमारे पास एक क्यूब है, और ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ये कहाँ रखा हुआ है बाबू लोग, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जानते ही होंगे, ये कहाँ रखा हुआ बच्चे लोग, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब आप एक चीज़ को समझो, ये सरफेस 1 हो गया, ये सरफेस 2 हो गया, और आप लोग और देखो और बोलोगे कि भैया ऊपर में भी तो हो रहा। तो चलो ऐसे ऐसे मैं सब बना दिया, अच्छे से बना दिया। तो इस चीज़ को पहले तुम समझो, टोटल कितना फेस होता है एक क्यूब में, टोटल 6 फेस होता है, जिसमें से एक घुस किधर से रहा, एक से निकल किधर से रहा, 2 से। मतलब एक वाला सरफेस पर और 2 वाला सरफेस पे हमारा लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर। एक सरफेस पर और 2 सरफेस पे लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर। लेकिन बाकी जितने भी सरफेस बच गए, ऊपर से ये वाला, इधर से ये, फिर ऊपर का नीचे बॉटम, और ये फ्रंट का पीछे बैक, उन सब पे पता है कैसे पास होगा, ऐसे छू करके पास होगा। यानी कि कुल मिलाकर के
टॉप वाला, बॉटम वाला, फ्रंट वाला और बैक वाला, इन चारों पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेंजेंशियल होगा, सिर्फ छू करके उसको पार करेगा, छू करके पार करेगा, टेंजेंशियल होगा, याद करो पढ़ाए हैं, उसका फ्लक्स जीरो हो जाएगा। यानी मेन कहाँ कहाँ बचा, 1 और 2। तो चलो सबसे पहले मैं निकालता हूँ 1 से कितना फ्लक्स जा रहा, आराम से देखना आप लोग, बिल्कुल आराम से देखना, 1 से कितना फ्लक्स जा रहा, ठीक है। तो ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड E है और सरफेस एरिया उस फेस का S है। तो 1 से कितना फ्लक्स जा रहा होगा, परपेंडिकुलर के लिए आपको बताए थे फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E इंटू S होता है। क्लियर है, क्लियर है। लेकिन एक चीज़ और सीखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होगा अंदर के तरफ तो माइनस लेते हैं फ्लक्स को, ये साइन कन्वेंशन जान लो। अब आते हैं हम 2 नंबर का फ्लक्स निकालने के लिए। तो 2 नंबर पे भी परपेंडिकुलर फार्मूला कितना हो जाएगा, E इंटू S। लेकिन क्या ये माइनस या प्लस, तो ये प्लस में रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहा। आप सोचो सिर्फ 1 और 2 ही क्यों काम किया, क्योंकि बाकी जितने भी 4 फेस बच गए उस पर हमारा फील्ड लाइन छू करके पार करेगा, यानी कि टेंजेंशियल होगा, डेट इज़ 0। तो अब बताओ बच्चे इसका टोटल फ्लक्स कितना हो गया, डेट इज़ फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 इज इक्वल टू माइनस ES प्लस ES, यानी कितना आ गया, 0। तो इस तरह से हम लोगों ने ये भी फाइंड किया कि देखो कितना आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का ये मतलब है, एक यहाँ से प्रॉपर्टी याद कर लो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, हमेशा याद रखना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम्हारा फ्लक्स कितना होता है, 0 होता है ऑलवेज, क्योंकि एक तरफ से आएगा तो दूसरे तरफ से निकलेगा, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, टोटल 0। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, वो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। सपोज करो हमारे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिए और मुझे लग रहा है कि गॉस लॉ काफ़ी अच्छा समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेरिवेशन लेंगे और गॉस लॉ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे। जस्ट सपोज करो एक हेमिस्फीयर है और इसे हम लोगों ने क्या किया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। कहाँ रख दिया मेरे प्यारे बच्चे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसे रख दिया। तो अब एक बात बताओ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा यानी कुल मिलाकर के इससे जो भी फ्लक्स पार हो रहा होगा वो फ्लक्स कितना होगा, नेट फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स 2 कारणों से बनेगा, सरफेस 1 और सरफेस 2। तो लिखिए नेट फ्लक्स बनेगा सरफेस 1 प्लस सरफेस 2 और नेट फ्लक्स आएगा कितना, 0, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी बताएं 0 होता है। अब एक बात बताओ, सरफेस 1 को हम कह दें कि सर्कुलर सरफेस है, वो है कि नहीं, और बताओ सरफेस 2 को कह दें कि वो एक कर्व्ड सरफेस है, तो टोटल कितना हो गया, 0। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सिर्फ कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स बताओ। थोड़ा इस बात को कान खोलकर सुनो, अगर मैं तुमसे पूछूंगा सिर्फ फेस 1 का फ्लक्स बताओ तो तुम इतना बोलोगे, फेस 2 का बताओ इतना बोलोगे, लेकिन टोटल कितना होगा, 0। तो उसी तरह से मैं पूछ रहा हूँ कर्व्ड का कितना फ्लक्स आएगा वो बताओ। तो बच्चे लोग यहाँ से क्या हो जाएगा, कर्व्ड का अगर हम लोग फ्लक्स निकालना चाहें तो प्लस से उधर जा कर के क्या होगा, माइनस में सर्कुलर चला जाएगा। इज दैट क्लियर। और अब तुम सर्कुलर फेस का निकालो, अपने आप कर्व्ड का निकल जाएगा बच्चे। तो बताओ बाबू लोग, क्या ये परपेंडिकुलर है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो अब बताइए क्या फॉर्मूला लगेगा, E इंटू एस। क्या फॉर्मूला लगेगा, E इंटू एस। लेकिन पता है ये प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक माइनस तो मेरा यहाँ आया है और चूंकि ये इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब इसका फ्लक्स भी माइनस होगा और माइनस माइनस प्लस में फ्लक्स आएगा। समझ में आ पाए कि नहीं, एक माइनस खुद आ गया और सर्कुलर का फ्लक्स निगेटिव होगा क्योंकि इनवर्ड है, तो माइनस माइनस प्लस एंड द फाइनल स्टेप E इनटू ये सर्कुलर का सरफेस एरिया। सर्कुलर का सरफेस एरिया मतलब ओनली एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने निकाल दिया कंप्लीट। हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझा, गॉस लॉ को समझा और गॉस लॉ से रिलेटेड जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये सब बेसिक क्वेश्चन आपके लेवल पर हैं, आप लोग आराम से समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग अलविदा कहते हैं। बेटा अभी जा मत, अभी टीटू यहीं पे है। मैं आज तक किसी को सब्सक्राइब करने को बोला नहीं और ना बोलूंगा। जिसको पसंद आएगा देखेगा, जिसको पसंद नहीं आएगा नहीं देखेगा।